हेलो फ्रेंड्स। आज अपन स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग की शेप अपने को ये दी हुई है। यहाँ पे क्रेस्ट C1 लाई कर रहा है, ये क्रेस्ट C2 है, ये ट्रफ T1 है, ये ट्रफ T2 है। वेव राइटवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब देखिए अपन दो ऑब्जर्वर कंसीडर करते हैं। इनिशियली दोनों ऑब्जर्वर C1 के सामने लाई कर रहे हैं। पहला ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और रेस्ट पे है। ऑब्जर्वर 1 इज एट रेस्ट ऑन द ग्राउंड। ऑब्जर्वर 2 वेव की वेलोसिटी से राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ये v स्पीड से राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब अपन इन दोनों ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग की शेप अपन डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं ऑब्जर्वर 1 लूँ, ऑब्जर्वर 1 ग्राउंड पे है, तो इसके रेस्पेक्ट में क्रेस्ट और ट्रफ राइटवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहे होंगे। तो इसके रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे स्ट्रिंग का पैटर्न चेंज होगा। पैटर्न्स ऑन द स्ट्रिंग आर मूविंग। पैटर्न्स ऑन द स्ट्रिंग are moving। पैटर्न्स का मतलब है क्रेस्ट और ट्रफ की पोजीशन चेंज हो रही है। क्रेस्ट और ट्रफ दोनों राइटवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहे होंगे। लेकिन ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में स्ट्रिंग स्टैटिक है। स्ट्रिंग राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, क्योंकि अपने को पता है वेव मीडियम पार्टिकल्स को कैरी नहीं करती। स्ट्रिंग is static in x direction। static in x direction। अब अपन ऑब्जर्वर 2 लेते हैं। ऑब्जर्वर 2 चूंकि v स्पीड से राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में क्रेस्ट और ट्रफ की पोजीशन चेंज नहीं होगी। यानी अगर ये इनिशियली C1 के सामने लाई कर रहा है तो ये हमेशा C1 के सामने ही रहेगा, क्योंकि जिस स्पीड से C1 राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है उतनी ही स्पीड से ऑब्जर्वर 2 भी राइटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। यानी ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में पैटर्न्स फिक्स हैं, पैटर्न्स मूव नहीं कर रहे। पैटर्न्स आर फिक्स्ड ऑन द स्ट्रिंग। लेकिन अगर अपन ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से जा रही होगी। तो इन क्रेस्ट और ट्रफ की पोजीशन से स्ट्रिंग लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। स्ट्रिंग इज मूविंग leftwards with speed v। ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में v कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान रहेगा। यानी ऑब्जर्वर 2 के फ्रेम से v की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। तो अगर अपन ऑब्जर्वर 2 के फ्रेम से स्ट्रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट अपन चूज करें, ये एलिमेंट मान लेते हैं r रेडियस के सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव कर रहा है। ये सर्कुलर आर्क के सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है और ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इसको इनलार्ज करके अपन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये एलिमेंट अपने पास है। ये एलिमेंट सर्कुलर आर्क के सेंटर पे d थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। एलिमेंट की लेंथ हो जाएगी r d थीटा, जहाँ पे r सर्कुलर आर्क का रेडियस है। तो ये स्ट्रिंग
सेगमेंट अपन ने कंसिडर किया है। स्ट्रिंग सेगमेंट काफ़ी स्मॉल है लेकिन अपन ने इसको इनलार्ज करके यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर मैं एक एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल हो जाएगा डी थीटा बाई 2, ये एंगल भी होगा डी थीटा बाई 2। अब देखिए स्ट्रिंग जो है उसका राइट सेगमेंट इस एलिमेंट को राइटवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा टी फोर्स से टेंजेंट के अलोंग। इसी तरह से जो स्ट्रिंग का लेफ्ट सेगमेंट होगा वो इस एलिमेंट को लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में टी फोर्स से टेंजेंट के अलोंग पुल करेगा। तो अगर मैं एंगल बाइसेक्टर लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर दो लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करूँ और इसी तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, तो इन दोनों टी को अपन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये एंगल है डी थीटा बाई 2, ये एंगल भी होगा डी थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2 और ये एंगल होगा डी थीटा बाई 2। इसी तरह से ये एंगल डी थीटा बाई 2 है तो ये अल्टरनेट एंगल है, ये भी डी थीटा बाई 2 होगा, ये एंगल भी हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो इस टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इधर की ओर पॉइंट करेगा टी साइन डी थीटा बाई 2 और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा जो राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा टी कोस डी थीटा बाई 2। इसी तरह से इस टी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा टी कोस डी थीटा बाई 2 और एक इधर की ओर होगा टी साइन डी थीटा बाई 2। तो अपन ये देखेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल जो कंपोनेंट हैं वो आपके ऐड हो जाएंगे और ये सर्कुलर आर्क के सेंटर की ओर पॉइंट करेंगे। चूंकि ऑब्जर्वर 2 के रिस्पेक्ट में ये एलिमेंट लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में v स्पीड से मूव कर रहा है तो इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टेंशन के इन दोनों कंपोनेंट्स से मिलेगा। तो सेंटर की ओर जो नेट फोर्स एक्ट होगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, ये इस एलिमेंट को नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मास ऑफ द एलिमेंट इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर। अब देखिए अगर एंगल डी थीटा काफ़ी स्मॉल है तो अपन साइन डी थीटा बाई 2 को अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं डी थीटा बाई 2। एलिमेंट का मास अपन लिख सकते हैं, यूनिट लेंथ का मास मैं म्यू से डिनोट कर देता हूँ, एलिमेंट की लेंथ है आर डी थीटा, तो एलिमेंट का मास ये हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू अपन अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 2t डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू आर डी थीटा इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा t इज इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर और यहाँ से वेव वेलोसिटी अपने को मिल जाएगी v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू। ये ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा। अब देखिए ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अपने पास ये आ गया है v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू। यहाँ पे म्यू मास पर यूनिट लेंथ को डिनोट कर रहा है, म्यू को मैं ये लिख सकता हूँ m/l। मास हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। तो अगर स्ट्रिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, उसकी लेंथ l है, तो वॉल्यूम होगा a इंटू l। l से l कैंसिल हो जाएगा, म्यू की वैल्यू ये आ जाएगी म्यू इज इक्वल टू रो इंटू a। रो यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी है, तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा v इज इक्वल टू रूट टी अपॉन रो ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो वायर के क्रॉस सेक्शन या स्ट्रिंग के क्रॉस सेक्शन का रेडियस अगर r है
तो अपन इसको ये लिख सकते हैं a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। a की ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं तो v अपने पास आ जाएगा रूट टी अपॉन रो पाई आर स्क्वायर। r को अपन स्क्वायर रूट साइन से बाहर निकाल लेते हैं तो v आ जाएगा 1 अपॉन आर रूट टी अपॉन रो पाई। अगर अपन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कांस्टेंट लेते हैं और स्ट्रिंग जो है उसके अंदर मास को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कंसिडर करें, यानी रो को भी कांस्टेंट लें, तो उस केस में v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के इफ t एंड रो आर कांस्टेंट। यानी v और r के बीच जो कर्व है वो आपका हाइपरबोलिक होगा। v को अगर मैं वर्टिकल एक्सिस पे रखूं, r को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो कर्व हाइपरबोलिक होगा। इस टाइप का कर्व अपने पास आएगा। सेकंड देखिए, मान लीजिए अपने को दो स्ट्रिंग सीरीज में दी हुई हैं। ये पहली स्ट्रिंग अपने पास है और ये सेकंड स्ट्रिंग अपने को दी हुई है। दोनों स्ट्रिंग सीरीज में कनेक्टेड हैं। पहली स्ट्रिंग के लिए अपन लेंथ ले लेते हैं 4l और लीनियर मास डेंसिटी में ले लेता हूँ म्यू। सेकेंड स्ट्रिंग के लिए मैं लेंथ ले लेता हूँ 2l और लीनियर मास डेंसिटी ले लेता हूँ 4 म्यू। मान लेते हैं स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आपकी T है, दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम रहेगी। तो अगर मैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर लेफ्ट एंड पे अगर एक ट्रांसवर्स पल्स जनरेट करता हूँ तो इस पल्स को राइट एंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए अपने को ये देखना होगा पहली स्ट्रिंग के अंदर वेव का स्पीड कितना है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली स्ट्रिंग के अंदर वेव का स्पीड हो जाएगा v1 इज इक्वल टू रूट टी अपॉन म्यू। दूसरी स्ट्रिंग के अंदर वेव की स्पीड अपन पता कर लेते हैं, v2 की वैल्यू हो जाएगी रूट टी अपॉन, यहाँ पे लीनियर मास डेंसिटी है 4 म्यू तो अपन 4 म्यू रखेंगे। यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा रूट टी अपॉन म्यू। अपने को ये पता है पहली स्ट्रिंग के अंदर जो वेव है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करेगी, दूसरी स्ट्रिंग के अंदर वेव v2 स्पीड से ट्रेवल करेगी। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो टोटल टाइम टेकन अपन निकाल लेते हैं। पहली स्ट्रिंग के अंदर वेव को कितना टाइम लग रहा है उसको मैं t1 से डिनोट कर देता हूँ। सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर टाइम को मैं t2 से डिनोट कर देता हूँ। तो t1 की वैल्यू तो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड 4l डिवाइडेड बाई v1। v1 की वैल्यू है रूट t अपॉन म्यू। t2 की वैल्यू लिखेंगे तो सेकेंड स्ट्रिंग की लेंथ है 2l और सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर वेव हाफ रूट t अपॉन म्यू स्पीड से ट्रेवल करेगी। यहाँ पे 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो अपने पास ये आ जाएगा 8l रूट म्यू अपॉन t। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसके अंदर पूछे जा सकते हैं।